सबसे पहले बात कोरोना संकट की करेंगे। केस लगभग स्थिर है, लेकिन मौत के आंकड़ों के घटने का इंतजार है। दिल्ली, यूपी कोरोना मुक्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चीन के सामने बाइडेन ने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 किलर कोरोना। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,11,275 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 3,841 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में रिकवर होने वालों की संख्या 2,82,924 रही। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 24,15,000 के पास पहुंच गया है। महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में हालात अभी भी ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 24,752 नए केस आए हैं। कर्नाटक में 26,811, केरल में 28,778 और तमिलनाडु में 33,764 नए केस आए। आंध्र प्रदेश में 18,285 नए केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े में कमी नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटे में 992 लोगों की मौत महाराष्ट्र में महामारी से हो गई। कर्नाटक में 530, तमिलनाडु में 475, केरल में 151 लोगों की जान एक दिन में चली गई। महाराष्ट्र और दक्षिण के इन राज्यों में हालांकि पिछले कुछ दिनों में केस कम हुए हैं और रिकवरी भी अच्छी होने लगी है, लेकिन मौत के आंकड़ों पर कंट्रोल होना बाकी है। यूपी और दिल्ली में महामारी लगातार नियंत्रण में आती जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1491 नए केस आए और 130 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी में एक दिन में 3,176 नए मरीज आए हैं और 193 लोगों की मौत हुई है। स्पुतनिक वी वैक्सीन के प्रयोग और रखरखाव को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है। स्पुतनिक वी गर्भवती और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर अभी भी पूरी तरह से स्टडी नहीं हुई है। वहीं पहली और दूसरी डोज के बीच 21 दिन का गैप जरूरी है। जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज है, उनको भी स्पुतनिक वी वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। यही नहीं, इस रूसी वैक्सीन को -18 डिग्री टेम्परेचर पर रखना है और एक बार वैक्सीन को फ्रीजर से निकाल लिया गया तो उसे दोबारा रिफ्रीजिंग के लिए नहीं रखा जा सकता। पहली बार कोरोना के ओरिजिन पर बाइडेन भी ट्रंप की लाइन पर चलते दिख रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि देश की खुफिया एजेंसियां दोगुनी ताकत से इस बात का पता लगाएं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है। बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि मैंने इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों से बात की है और उनसे कहा है कि वो कोरोना के ओरिजिन को लेकर जल्द से जल्द ज्यादा जानकारी जुटाएं, जिससे कि हम ठोस नतीजे पर पहुंच सके। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि वैक्सीन नहीं है तो केंद्र सरकार इसे क्यों नहीं खरीद रही। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। केजरीवाल ने तंज किया कि अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध करता है तो हम ये थोड़े ही कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपना टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। दिल्ली में 18+ के सभी वैक्सीनेशन साइट्स बंद हो गई हैं, जबकि 45+ के लिए भी कोवैक्सीन की डोज नहीं है। आप विधायक आतिशी ने कहा कि बुधवार को तीसरा दिन था जब 18+ का वैक्सीनेशन बंद रहा। आतिशी ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं देती है, तब तक दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन नहीं लगेगी। अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है, उनमें से ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर बात हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के बीच फ्रांस से मिली सहायता के लिए उनका धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे प्यारे मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मेरी बात हुई है। मैंने उन्हें कोरोना से लड़ाई में फौरन सहायता को लेकर धन्यवाद किया। इसके साथ ही हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों समेत जलवायु क्षेत्र को लेकर आपसी सहयोग और हिंद प्रशांत की स्थिति पर भी चर्चा की। 2 महीने बाद अस्पताल में लगी आग की तस्वीर ने क्यों किया सबको हैरान। यूपी में अब कहां फैला है ब्लैक फंगस। बिहार में कहा लॉकडाउन के नियमों को तोड़ पार्षदों ने मनाई पार्टी। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। मुंबई के भांडुप स्थित सनराइज अस्पताल में आग से हुई 11 मरीजों की मौत के 2 महीने बाद इस हादसे के समय का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे ड्रीम मॉल के फर्स्ट फ्लोर की एक दुकान में आग लगने के बाद जब 25 मार्च की रात करीब 11:30 बजे धुआं ग्राउंड फ्लोर से अस्पताल की तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो अस्पताल में भगदड़ मच गई। सीसीटीवी वीडियो में साफ नजर आ रहा है
कि कैसे सनराइज अस्पताल के वार्ड बॉय, डॉक्टर्स, नर्स और सिक्योरिटी स्टाफ एक एक कोविड मरीज को लेकर ड्रीम मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल के टेरेस पर ले जा रहे हैं। सीसीटीवी में ये भी दिख रहा है कि बीएमसी के जरिए खास तौर से बनाए गए इस कोविड अस्पताल में ज्यादातर मरीज जो बुजुर्ग थे उन्हें व्हील चेयर के जरिए लेकर जाया जा रहा है। कोरोना मरीज आग की खबर सुनकर बहुत तनाव में दिख रहे हैं और कभी इधर भाग रहे हैं तो कभी उधर भाग रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई है। इससे पहले ये मरीज कोरोना संक्रमित हुआ था। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण मिले। जिले में ब्लैक फंगस के अब तक 4 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से एक की मौत हो गई है। ब्लैक फंगस यूपी के कई जिलों में बड़ी समस्या का रूप ले रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर बनाकर तैयार किया गया है। इसका निर्माण सागर के कढ़ाकोटा में हुआ है। महामारी की तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा प्रभावित करने की आशंकाओं को देखते हुए इस अस्पताल को तैयार किया गया है। बताया गया है कि इस सेंटर में वायरस संक्रमित बच्चों के बेहतर से बेहतर इलाज कराने की व्यवस्थाएं पहले से ही की जा रही हैं। बिहार के आरा में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 7 वार्ड पार्षदों की मौजूदगी में शराब पार्टी हुई। पुलिस की रेड में 7 वार्ड पार्षद समेत 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पार्टी वाली जगह से 1 राइफल, 73 राइफल की गोली, 60 पिस्टल की गोली, 14 शराब की बोतल समेत 7.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। सभी वार्ड पार्षद कथित तौर पर एक मीटिंग के लिए यहां जमा हुए थे। दिल्ली पुलिस ने कोविड मरीजों और उनके परिजनों को घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। यह गैंग करीब 50 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका था। पुलिस के मुताबिक गैंग का मास्टरमाइंड एक 21 साल का लड़का है जो दावा करता है कि वो यूथ इंडिया नाम के संगठन का सोशल वर्कर है, जिसके करीब 18 लाख फॉलोवर हैं। नोएडा में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक ऐसे महिला को गिरफ्तार किया है जो कोरोना की वजह से मारे गए लोगों के मोबाइल को चुरा लेती थी। पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 39 के एक कोविड अस्पताल में इस महिला सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी के 6 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जिन परिवारों ने अपने एकमात्र कमाऊ सदस्य को खोया है, उनके लिए सरकार योजना लेकर आई है। योजना को लॉन्च करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इसके लिए सामाजिक कल्याण विभाग में एक स्पेशल सेल बनाया गया है। सक्षम नाम से लॉन्च इस योजना के तहत परिवार को 1000 रुपए महीने की नगद राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही परिवार के स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप की राशि भी दी जाएगी। राजस्थान के दौसा में जहांगीरिया गांव में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। यहां पिछले 10 दिन में 9 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और 3 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। इसके चलते गांव में दहशत का माहौल है। इसके अलावा गांव के लोगों का कहना है कि यहां उप स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठता और वो बंद रहता है। लोगों का कहना है कि पहले यहां एनम आती थी, लेकिन पिछले साल भर से वो भी नहीं आ रही है। बाबा रामदेव और आईएमए का विवाद क्यों पहुंचा पीएम की दहलीज तक, और फाइजर की वैक्सीन में क्या है खास? स्पुतनिक के लिए देश में कितनी तैयारी? कोरोना वायरस से जुड़ी और खबरें देखिए टॉप 9 वायरस 2.0 में। देश में वैक्सीन की 20 करोड़ डोज पूरी कर ली गई है। अब तक कुल 20 करोड़ 25 लाख डोज देशवासियों को लगाई जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 38 लाख वैक्सीन लेने वाले 18 से 44 आयु वर्ग के लोग हैं। सबसे ज्यादा 2.1 करोड़ डोज वैक्सीन महाराष्ट्र में दी गई है। 1.7 करोड़ डोज के साथ यूपी दूसरे नंबर पर है। वहीं गुजरात और राजस्थान दोनों ही जगहों पर 1.6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। फाइजर कंपनी ने कहा है कि भारत में कोरोना का जो वेरिएंट है उसके खिलाफ उनकी वैक्सीन बेहद प्रभावी है। भारत सरकार से फास्ट ट्रैक अप्रूवल की मांग करते हुए अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा है कि हमारी वैक्सीन 12 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के लिए मुफीद है और 2 से 8 डिग्री तापमान पर महीने भर इसे स्टोर करके रखा जा सकता है। कंपनी जुलाई से अक्टूबर के बीच भारत को 5 करोड़ वैक्सीन देने के लिए तैयार है। स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत में जून के मध्य तक आम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगी। अभी ये वैक्सीन ट्रायल बेसिस पर हैदराबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने में अभी करीब 20 दिन का वक्त और लग सकता है। खास बात ये है कि रूस से वैक्सीन की खेप भी अलग से भारत पहुँची है और इसका भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन की भी तैयारी है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कोरोना के बाद की दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी अब तक रही है। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि दुनिया की प्राथमिकता अब तक एक बेहतर और सुरक्षित विश्व की होगी, क्योंकि कोरोना को देखने के बाद हम सबका नजरिया बदल गया है। मसलन हम अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर को लेकर भी अब पहले से ज्यादा सतर्क हैं। आईएमए और स्वामी रामदेव के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब आईएमए ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। रामदेव ने कहा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए कई तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की किसी घटना से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि भले ही उनके खिलाफ हजारों जनहित याचिकाएं दायर कर दी जाएं, लेकिन वह लोगों की जान बचाना जारी रखेंगे। गौतम गंभीर कोविड दवाओं के वितरण को लेकर घेरे में हैं और ये मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। दिल्ली से बीजेपी सांसद गंभीर ने कहा है कि मैंने जो दवाएं बांटी थीं, वे उस समय की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि वह अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे, लेकिन जब भी ऐसा अवसर आएगा वह फिर से ऐसा करेंगे। ग्रेटर नोएडा के वेदपुरा गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल। ये हाल तब है जबकि यहां कोरोना से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र है। यह केंद्र करीब 1 दर्जन गांव की मेडिकल जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन हाल ये है कि कई सालों से स्वास्थ्य केंद्र ही बंद पड़ा है। गाँव वालों का कहना है कि पहले तो हफ्ते में एक बार डॉक्टर आ जाया करते थे, लेकिन जब से कोरोना वायरस फैला है तब से वो भी नहीं आते। यही नहीं, गाँव में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। सिख समाज के लोग इस कोरोना काल में पूरे देश में मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हैदराबाद में सिख सेवा सोसाइटी से जुड़े युवक जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कोविड के लिए कॉन्सेंट्रेटर्स, दवाइयाँ, फूड ग्रेन्स और एवरी हेल्प व्हाट एवर इट इज देयर वी आर डूइंग इट। यूपी के बरेली के एक शख्स ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर उसे मारा पीटा गया और उसके नाखून उखाड़ दिए गए। लॉकडाउन के मौजूदा दौर में कई जगहों से नियम लागू कराने के नाम पर ज्यादती की खबरें आ रही हैं। कुछ जगहों पर ऐसे अधिकारियों और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। तबाही के बाद कमजोर पड़ा साइक्लोन यास। तूफान के बाद किस राज्य के लिए जारी की गई मदद राशि और यास तूफान का कहर से बचाने के लिए कहां किया गया 700 लोगों का रेस्क्यू। साइक्लोन से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 यास के निशान। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में समुद्र तटों से टकराने के बाद बुधवार को भीषण चक्रवाती तूफान यास कमजोर पड़ गया है। तूफान के कारण दोनों पूर्वी राज्यों में निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात यास ने धरती को छूने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रभावित इलाकों में आज तक बारिश जारी रहने के आसार हैं। साथ ही मछुआरों को सलाह दी गई है कि समुद्र की हालत को देखते हुए वो समुद्र में ना जाएं। यास चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिन भारी बारिश की आशंका है, जबकि झारखंड में आज और बिहार के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में भी 26 और 27 मई को कई जगहों पर हल्की बारिश की बात कही है। इसी तरह दक्षिण में उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साइक्लोन यास की वजह से प्रभावित ओडिशा को केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी गई है। केंद्र की ओर से ओडिशा को त्वरित रिलीफ फंड के तौर पर 641 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की सिफारिश पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है। उनके मुताबिक राज्य आपदा कोष के लिए केंद्र की मदद की ये पहली किश्त होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। यास चक्रवात के कमजोर पड़ने के बाद ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बुधवार शाम 7 बजे से फिर शुरू हो गया। यास चक्रवात की वजह से पहले इसे आज सुबह 5 बजे तक बंद रखने की बात कही गई थी। उधर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा भी शुरू हो गई। ये सर्विस बुधवार शाम 6:30 बजे से शुरू हो गई। इसमें हवाई यात्रा करने वाले लोगों को फायदा होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साइक्लोन यास की वजह से बुरी तरह प्रभावित दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों की 28 और 29 मई को हवाई निरीक्षण करेंगी। सीएम ममता सागर और दीघा में प्रशासनिक बैठक भी करेंगी। सीएम ने चक्रवात यास को लेकर जिलाधिकारियों, जिला प्रबंधन कमेटी और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
सीएम के मुताबिक राज्य में चक्रवात से 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उन्होंने चक्रवात के कारण राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित होने का दावा भी किया। चक्रवात यास ने पूर्वी मिदनापुर के अंतर्गत आने वाले कई गांवों को प्रभावित किया है। जिले का शंकरपुर गांव उनमें से एक है, जो चक्रवाती तूफान के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। समुद्र का पानी शंकरपुर गांव में घुस गया है, जिससे ग्रामीणों को अपने परिवारों और अपने सामान के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि उनके घर पूरी तरह से पानी में डूब गए थे, जिसके चलते गाँव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में चक्रवात यास का बहुत ज्यादा असर देखा गया। वहां पानी भरने की वजह से फंसी लोगों को सेना ने बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक पूर्वी मेदिनीपुर में चक्रवात के बाद जो बाढ़ आई थी, उसमें से अब तक करीब 700 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। भारतीय सेना ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को जरूरत पड़ने पर लोगों को तत्काल सहायता पहुँचाई जाएगी। राहत बचाव दल पहले से ही तैयार है। चक्रवाती तूफान यास की वजह से ओडिशा के जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों में बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। सड़क की सफाई और मरम्मत के लिए पर्याप्त टीमें मैदान पर मौजूद दिखी। सड़कों को लगातार साफ किया जा रहा है। केंद्रपाड़ा के मड़ी कुनाबा में तेज हवाओं के बाद बचाव अभियान चलाया गया। फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने उखड़े पेड़ों की कटाई कर सड़क की सफाई की। चक्रवात यास की वजह से ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं पारादीप में चक्रवात के कारण मछली पकड़ने वाले नावों को नुकसान पहुंचा। सिमलीपाल क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा 304 मिलीमीटर दर्ज की गई। उम्मीद है कि कम स्तर पर बाढ़ आ सकती है, लेकिन इससे नुकसान की कम संभावना है। ओडिशा में लैंडफॉल के बाद नावों और दुकानों को भारी नुकसान पहुँचा है। पश्चिम बंगाल ओडिशा सीमा के पास हवा ने कई चेक पोस्ट बैरिकेड्स उड़ा दिए हैं। डोमिनिका में गिरफ्तार हुआ भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी। व्हाट्सएप से सरकार ने क्या कहा दो टूक। अमेरिका में कहा हमलावर सहित मारे गए 9 लोग। देश विदेश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश विदेश। हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा से फरार हुए भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बुधवार रात को कैरिबियाई देश डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया था। चोकसी 3 दिन पहले एंटीगुआ से गायब हुआ था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता लेने के बाद 2018 से यहाँ रह रहा था। पुलिस को चोकसी की पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए के कर्ज के जालसाजी मामले में तलाश थी। एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि हम चोकसी को अब वापस नहीं लेंगे। उसने यहां से फरार होकर बड़ी गलती की है। डोमिनिकन सरकार और वहां के कानूनी अधिकार हमसे सहयोग कर रहे हैं। हमने इस बारे में भारत सरकार को भी सूचना दे दी है, जिससे उसे सौंपा जा सके। उनके मुताबिक शायद चोकसी नाव के जरिए डोमिनिका पहुंचा था। वहां की सरकार हमसे और भारत सरकार के साथ सहयोग कर रही है। डोमिनिका सरकार उसे सीधा भारत भेज सकती है। पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में पुलिस ने 8 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। चश्मदीदों के बयान पर आधार पर कोर्ट में ट्रायल के दौरान पुलिस मजबूती के साथ केस लड़ सकती है। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार सागर हत्याकांड में सहयोग नहीं कर रहा है और गैंगस्टर के साथ संबंधों पर उसने चुप्पी साध रखी है। सुशील ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। व्हाट्सएप ने ट्रेसिबिलिटी को असंवैधानिक और निजता के अधिकार के खिलाफ बताते हुए याचिका में इस पर रोक लगाने के लिए कहा है। इससे पहले व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी पर सरकार की ओर से जवाब मांगा गया। सरकार ने व्हाट्सएप से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है और पॉलिसी वापस लेने को कहा है। व्हाट्सएप भारत में एक बार फिर विवादों में है। नारदा घोटाला मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच आज सुबह 11 बजे सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नारदा घोटाला मामले में आरोपी टीएमसी नेताओं को नजरबंद करने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते एक पिता अपने मासूम बेटे के शव को बाइक पर ले जाने को मजबूर हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बेबस और लाचार पिता अपनी बाइक से ही बेटे के शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गया। अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ते हुए पुलिस और पीड़ित परिवार को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। मामला सदर जिला अस्पताल का है। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग से सनसनी फैल गई।
कैलिफोर्निया में सैन जोस रेल यार्ड में फायरिंग, एक हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। कैलिफोर्निया में फायरिंग में हमलावर सहित 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया है। अब तक फायरिंग की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। नाइजीरिया के नाइजर नदी में एक नाव पलटने से हुए हादसे में 156 लोग लापता हो गए हैं। नाव 180 यात्रियों को लेकर जा रही थी। 20 लोगों को नदी से निकाला जा चुका है। इसके अलावा बचाव दल ने एक बच्ची का शव भी बरामद कर लिया। हादसे में काफी लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। गाजा में हमास के टॉप कमांडर सिनवार ने चेतावनी दी है और कहा है कि इजरायल की लगातार कार्रवाई से इलाके में बड़ा धार्मिक युद्ध छिड़ सकता है। हमास के शीर्ष नेता ने इजरायल और हमास के बीच 11 दिन चले जंग के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इजरायल और उसकी नीतियां फिलिस्तीनियों के प्रति दोषी हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।